और आज सुबह की एक और बड़ी खबर, एक बार फिर से महंगाई का झटका आम आदमी को लगा है। आधी रात से कॉमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 3,113 रुपए का हो गया है। वहीं कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 5 किलो का जो गैस का सिलेंडर आता है उसमें भी 11 रुपए का इजाफा हुआ है। अब 5 किलो को फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 821 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। घरेलू गैस की जो कीमतें हैं वो पहले जैसी ही हैं। तो एक बार फिर से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ाया गया है और अब ये 3,113 रुपए का एक सिलेंडर हो गया है दिल्ली में, जबकि कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे एक सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। और जो 5 किलो का सिलेंडर आता है गैस का, उसकी कीमत भी 11 रुपए बढ़ाई गई है। लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो मतलब यह हुआ कि बाजार में खाना खाना और महंगा हो जाएगा। अगर आप वीकेंड पर हफ्ते में किसी एक रोज बाजार में जाकर के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो अब इसका बोझ आपके बिल पर पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। और पिछले वक्त में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में काफी इजाफा किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंग वॉर हुआ। रविवार देर रात 2 अपराधियों ने कई हत्या के आरोपी और कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा को गोलियों से भून डाला। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड पर हुई इस वारदात में जिस शूटर गोविंद की गोली मारकर हत्या की गई वो मुजफ्फरपुर के चर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था। और जिस आइकन टावर्स में शूटर गोविंद को गोली मारी गई है वहां वो किराए के फ्लैट में रहता था। बताया जा रहा है कि रविवार शाम गोविंद शर्मा पटना से मुजफ्फरपुर लौटा था और गाड़ी से उतरकर जैसे ही अपने मकान की तरफ जा रहा था, घात लगाए हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायर किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शूटआउट के दौरान घात लगाए अपराधियों ने गोविंद को आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवीज को खंगाल रही है। अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है, जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। घटनास्थल से अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा मिला है। और पूर्व में इस व्यक्ति के विरुद्ध 6 अलग अलग कांड दर्ज अभी तक प्राप्त हुआ है। आप बता रहे हैं 2 हत्याकांड में इनका नाम आया है, तो हम लोग उस बिंदु पे थी और बाकी जो भी अन्य बिंदु घर वाले बताएंगे और हमारे जांच में जो आएगा तो हर बिंदु पे हम लोग जांच। कितना दिन पहले जेल से निकले हैं सर? ये भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सर ये यहीं पे रह रहे थे क्या? बता रहे थे कि यहाँ वो रेंट पे रहते थे, बीच बीच में आते थे। मुजफ्फरपुर के जिस आइकन टावर में वारदात को अंजाम दिया गया उसके गार्ड के मुताबिक घात लगाए 2 अपराधियों ने गोविंद शर्मा पर गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। 10 बजे 9:30 बजे आया है। हम अपार्टमेंट में जो है अपार्टमेंट है ना भगवानपुर, उसी का मैनेजर यहाँ रहा है। गुजरात से सामान आया था, उसको पैक लेबर सब क्या चीज से आए थे? वो गाड़ी से आते 4 चक्का मारा है, रहे थे सीढ़ी पर ही मारा। सीढ़ी पर से मारने लगा तो ये गोली लगते हुए भी नीचे आ गए। अच्छा, कुर्सी भजा के चलाए। कई आदमी से था? 2 आदमी से। नाम क्या? वो भाग गया, मार के भाग गया है। कितना कमरा लगा? उसका नाम क्या? उसका 6 है। अगली खबर लखनऊ से। लखनऊ में हुई प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड में एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बीते 27 मई को लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार लखनऊ पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। लखनऊ पुलिस और एसटीएफ ने हत्या के 5 दिनों के बाद आरोपी दिनेश कुमार यादव और मुकरबीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुकरबीन ने बताया कि वो दिनेश यादव का ड्राइवर है। दिनेश भी प्रॉपर्टी का काम करता है। प्रॉपर्टी को लेकर दिनेश का संदीप से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। दिनेश ने अपने ड्राइवर को संदीप को रास्ते से हटाने के लिए कहा। ड्राइवर ने एक आदमी से संदीप को हटाने के लिए 5 लाख रुपए में बात तय की, जिसके बाद 2 शूटर हायर किए गए। एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी गई जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई और शूटर्स ने संदीप को मार डाला। पुलिस अब शूटर्स की तलाश कर रही है, जिसे दिनेश यादव को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है
उस पर अंबेडकर नगर और लखनऊ में 9 मुकदमे दर्ज हैं। यानी पहले से कई मुकदमे आरोपी दिनेश पर दर्ज हैं और अब उन शूटर्स की तलाश की जा रही है जिन शूटर्स को दिनेश ने किराए पर भाड़े पर लिया था, जिन्होंने संदीप सिंह की हत्या की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। संदीप सिंह हत्याकांड में जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का जो ड्राइवर है वो भी गिरफ्तार हुआ है और आरोपी के ड्राइवर ने बताया कि संदीप सिंह की हत्या के लिए 2 शूटर जो हैं वो लिए गए थे, किराए पर भाड़े पर लिए गए थे और उनको उसकी कीमत अदा की गई और उन शूटर्स ने संदीप सिंह की हत्या की। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में बीजेपी सरकार के गठन के करीब 22 दिन हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे लोक भवन में राज्यपाल RN रवि 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इन 35 नए मंत्रियों को कुछ चौंकाने वाले नाम भी इनमें हो सकते हैं। वहीं कुछ नेताओं को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कैबिनेट विस्तार की जानकारी सामने आने के बाद से सियासी हलचल बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि बंगाल सरकार अपनी कैबिनेट में नए और युवा चेहरों को मौका दे सकती है। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद अब टीएमसी जनता के टारगेट पर है। एक तरफ जहां जमीन पर जनता का भारी गुस्सा है और 24 घंटे के अंदर अभिषेक बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं पर हमला हुआ, वहीं पार्टी में दिग्गज नेता खामोश हैं। टीएमसी आज पूरे पश्चिम बंगाल में एक राज्यव्यापी विरोध रैली शुरू करने जा रही है। ये आंदोलन सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर वार्ड और ब्लॉक स्तर पर होगा। इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज ड्रामा 2 जून को कोलकाता के रानी राशमोनी रोड पर देखने को मिलेगा। 2 जून को टीएमसी एक विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। ममता बनर्जी खुद इस धरने की अगुवाई करेंगी और कोलकाता की सड़क पर बैठकर शुभेंदु सरकार की नीतियों, चुनाव के बाद हो रही हिंसा और टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ हुंकार भरेंगी। तो टीएमसी अब एक राज्यव्यापी आंदोलन के मूड में है और पूरे राज्य में एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर निकल रहा जनता का गुस्सा। चौबीस घंटे में 2 टीएमसी सांसदों की पिटाई। पहले अभिषेक बनर्जी, अब कल्याण बनर्जी। बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन की ये वो तस्वीर है जिसमें जनता का गुस्सा दिख रहा है। चुनाव नतीजे आने के 1 महीने बाद भी लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। जनता सड़कों पर टीएमसी नेताओं को सबक सिखा रही है। बंगाल की सियासत की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जहां जनता के गुस्से के आगे टीएमसी नेता जमीन पर तड़प रहे हैं। शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के 24 घंटे के अंदर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को भी आम आदमी के गुस्से का सामना करना पड़ा। टीएमसी इन हमलों को बीजेपी की साजिश बता रही है। टीएमसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता लोगों को भड़काकर हमले करवा रहे हैं। There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. And there was blood also in my kurta and pajama.
I had fallen down on the road, and that time one CRPF person came and rescued me. I give thanks to that CRPF or CIS. But Bengal police was completely remained silent, mute spectator. They allowed to do it. This attempt today in the morning was attempt to murder me. बंगाल में जनता के गुस्से को टीएमसी बीजेपी की साजिश बताकर नई सियासत खड़ी करने की कोशिश में लगी है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद टीएमसी ने बीजेपी के शुभेंदु सरकार के खिलाफ महाआंदोलन का ऐलान किया है। अभिषेक बनर्जी उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। और ट्यूसडे 2 जून रानी रासमणी रोड में ये सब इशू लेकर ममता बनर्जी ऑनरेबल सुप्रीमो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस उसके लीडरशिप में एक दिन का वो हमारा प्रोटेस्ट वहां पर मीटिंग होंगे। टीएमसी आज पूरे बंगाल में राज्यव्यापी विरोध रैली निकालने जा रही है। वहीं 2 जून को ममता बनर्जी कोलकाता की रानी रासमणी रोड पर धरने पर बैठेंगी। टीएमसी नेताओं पर हुए हमले को पार्टी अब बंगाल की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। শুভেন্দু অধিকারী চাইছে খুন করে যে কোনো উপায় জোর করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে। আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই, বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে সেদিনকে আপনাদের পথে কেউ থাকবে না। যতদিন তৃণমূল আছে, যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, যতই আঘাত করবে কেন প্রাণে বেঁচে থাকলেও লড়াই আমরা করে যাব। শুভেন্দু অধিকারী বাইরে দেয় না, এই আইসি ইচ্ছে করে আমাকে দিয়ে মারলো। ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, কিন্তু প্রতিবাদ করুন। বাংলার মানুষ আপনারা সত্যি সত্যি প্রতিবাদ করুন। প্রতিবাদ না করলে এ বাংলা চাপবে না, এ বাংলার স্বাধীনতা হরণ হয়ে গেছে। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद टीएमसी नेता सरकार के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। वहीं बंगाल पुलिस टीएमसी नेताओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। रविवार को चुनचिरा पुलिस ने चुनचिरा म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन पार्थ साहा, पूर्व तृणमूल विधायक असित मजूमदार समेत कई टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और पुलिस के काम में रुकावट डाली। ममता बनर्जी भी जबरदस्त गुस्से में है। कल्याण बनर्जी पर हमले से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद से ममता शुभेंदु सरकार को घेरने में लगी है। ममता आरोप लगा रही है कि बंगाल की बीजेपी सरकार इतनी गिर गई है कि वो कोलकाता में डॉक्टरों को भी धमकाती है। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিক ভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপি নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায় তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামো হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে।
বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে, এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से 3 का टीएमसी से सीधा कनेक्शन है। निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता और काजल दास सोनारपुर दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यह हमला बीजेपी की साजिश है। वहीं बीजेपी भी अब टीएमसी पर पलटवार कर रही है। देखिए, जो अभिषेक बनर्जी पे भी जो अटैक हुआ है तो उसमें भी अब ये चीज सामने आ रही है कि उन्हीं की पार्टी के जो विक्षुब्ध लोग हैं उन लोगों का इसमें रोल आ रहा है। तो टीएमसी ने इतने दिनों तक जिन सब लोगों को दबा के रखा, जितने लोगों पे अत्याचार किया, अपने ही पार्टी के लोगों पे भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। तो ये सारी घटना जांच के दायरे में है कि कौन इसके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती है कि किसी पे भी कोई अटैक हो। कल्याण बनर्जी का भी व्यवहार आप सब समय देखे हैं कि लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। तो लोगों में उनके प्रति बहुत बड़ी नाराजगी रही है। जनता जो कल तक उनके साथ चल रही दिख रही थी वो आज उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि सबको तो डरा करके साथ में रखा हुआ था, कोई तो मन से उनके साथ था नहीं। तो अब लोगों का गुस्सा उन पर फूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी कोई घटना नहीं हो, और अगर कुछ होगा तो उसमें एक्शन लिया जाएगा और जो लोग करेंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये नया बंगाल है। 22 दिन में बंगाल में ऐसा हो रहा है। शनिवार को भाईपोस का शिकार हुए और रविवार को कल्याण बनर्जी। टीएमसी कह रही है कि ये लोगों का गुस्सा नहीं, बीजेपी का बदला है। हालांकि बीजेपी शुरू से कह रही है कि बंगाल में जो टीएमसी ने किया जनता उसी का जवाब दे रही है। हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ। तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा, चोट आई नहीं। जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ। बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी अब अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी एक बार फिर पुराने आंदोलनकारी अवतार में लौट रही हैं। जब जब ममता बनर्जी बंगाल में सियासी रूप से कमजोर हुई, तब तब उन्होंने सड़कों पर धरना देकर सत्ता की वापसी का रास्ता तैयार किया है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। फर्जी दस्तखत के मामले में आज सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी। अभिषेक को आज दोपहर 12 बजे सीआईडी हेडक्वार्टर भवानी भवन में पेश होने का नोटिस मिला है। ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक मैसेज में पार्टी विधायकों के जाली साइन के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में है। ये मामला 19 मई को विधानसभा सचिवालय को दिए गए एक विवादित पत्र से जुड़ा है, जिस पर करीब 70 नए चुने गए टीएमसी विधायकों ने साइन किया था। इस लेटर में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई थी। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री रैंक का होता है। इसके बाद राज्य विधानसभा सचिवालय ने कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि टीएमसी नेता नैना बंदोपाध्याय के साइन, जो उन्होंने विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद किए थे, चट्टोपाध्याय के समर्थन पत्र में किए गए साइन से मेल नहीं खाते। अपनी जांच में सीआईडी ने अब तक की कई टीएमसी विधायक से पूछताछ की, जिनमें नैना बंदोपाध्याय, बोलपुर विधायक चंद्रनाथ सिन्हा, बेलघाटा विधायक कुणाल घोष और कैनिंग ईस्ट विधायक बहारुल इस्लाम शामिल हैं। वहीं सीआईडी के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो हर जांच के लिए तैयार हैं। जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है, भाई पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के कुनबे में बिखराव और आंतरिक डर इस कदर हावी हो चुका है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के आदेश तामील होना भी अब बंद हो गए हैं। इसका
नज़ारा रविवार को उस वक्त दिखा जब ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट वाले घर पर टीएमसी विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में महज 20 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद नाराज ममता बनर्जी ने विधायकों के साथ मीटिंग रद्द कर दी। सूत्रों की माने तो मीटिंग से विधायकों के गायब होने के पीछे एक गहरा डर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पुलिस और केएमसी जिस आक्रामक अंदाज में पुराने घोटालों, कटमनी और सिंडिकेट राज की फाइलों को खोल रही है, उससे विधायक डरे हुए हैं। विधायकों को लगता है कि अगर वो ममता बनर्जी की बैठक में हिस्सा लेंगे तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन कर सकती है। शुभेंदु सरकार का अगला निशाना वो बन सकते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इस हमले का, तो उसका प्रोग्राम से पुलिस उठाकर ले जा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। आज चुचुड़ा में एक एमएलए असित मजुमदार और हमारा कई जो कार्यकर्ता है उसको, वर्कर्स को, लीडर्स को अरेस्ट किया, थाने में ले गया। तो कल शाम से हमारा पास हमारा जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है उनका पास एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम भी आज जो शेड्यूल था उसको डेफर किया जाए, तो हालात थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है, इसीलिए हम लोग आज करीब 2:30-3 बजे एक डिसीजन लिया। तो आज जो आ चुका है उसके साथ मुलाकात हो जाएगा, लेकिन आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। अमेरिका के साथ टेंशन के बीच ईरान में भारी उथल पुथल शुरू हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया है। मसूद पेजेश्कियन ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लिखे एक खत में गंभीर बातें कही हैं। इस चिट्ठी में पेजेश्कियन ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC पर गंभीर आरोप लगाया। पेजेश्कियन ने आरोप लगाया है कि ईरान के प्रशासनिक तंत्र और शासन पर अब पूरी तरह से IRGC के कमांडर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे सरकार सही तरीके से कामकाज नहीं कर पा रही है। पेजेश्कियन का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील आखिरी चरण में है। अपनी चिट्ठी में पेजेश्कियन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान का पूरा प्रशासनिक ढांचा अब अपने आधिकारिक और कानूनी रास्तों से पूरी तरह से भटक चुका है। देश के बड़े और बेहद अहम नीतिगत फैसलों से राष्ट्रपति और उनकी चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है और IRGC के अंदर मौजूद चरमपंथी गुटों ने देश के तमाम मामलों को अपने हाथों में ले लिया है। पिछले कई महीनों से ईरान में सरकार और आर्मी के बीच अंदर ही अंदर एक तनाव चल रहा है। IRGC ने धीरे धीरे राष्ट्रपति पद के कई अधिकारों को छीन लिया। पेजेश्कियन की सरकार एक कार्यकारी और राजनीतिक गतिरोध में बुरी तरह से फंस चुकी है। इसकी वजह से सरकार न तो अपनी पसंद से कैबिनेट के ढांचे में कोई बदलाव कर पा रही है और न ही अमेरिका के साथ किसी डील को आगे बढ़ा पा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि मुज्तबा खामनेई ने इस्तीफे को मंजूर किया है या नहीं, लेकिन पेजेश्कियन के इस्तीफे की पेशकश से ईरान की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा भूचाल सा आ गया है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एक खत लिखा है सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को, और इस खत में उन्होंने IRGC पर गंभीर आरोप लगाया है। वो आरोप ये है कि प्रशासनिक तंत्र पर अब IRGC के कमांडर्स का कंट्रोल है और चुनी हुई सरकार कोई भी प्रशासनिक काम कर नहीं पा रही है पूरी आज़ादी के साथ जो उसे हासिल होनी चाहिए। और यही वजह है कि जो पीस डील में जिस तरीके से काम होना चाहिए वो भी नहीं कर पा रही उनकी सरकार, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अपनी चिट्ठी में पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान का पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है वो आधिकारिक और कानूनी रास्तों से भटक चुका है। जो बड़े नीतिगत फैसले हैं वो राष्ट्रपति और उनकी चुनी हुई सरकार नहीं कर पा रही है। IRGC के साथ प्रशासन का जब से लड़ाई शुरू हुई उसके बाद से एक तरीके का तनाव की बात बार बार कही गई। पिछले कई महीनों से ईरान में सरकार और आर्मी के बीच एक तरीके का तनाव है। IRGC ने धीरे धीरे राष्ट्रपति के अधिकारों को छीन लिया है,
ऐसा पेजेश्किन कह रहे हैं। पेजेश्किन की सरकार उसी वजह से पेजेश्किन ने इस्तीफा दिया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं। अमेरिका के साथ टेंशन के बीच ईरान में भारी उथल पुथल शुरू हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने इस्तीफा दे दिया है। मसूद पेजेश्किन ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लिखे एक खत में गंभीर बातें कही हैं। इस चिट्ठी में पेजेश्किन ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC पर गंभीर आरोप लगाया। पेजेश्किन ने आरोप लगाया है कि ईरान के प्रशासनिक तंत्र और शासन पर अब पूरी तरह से IRGC के कमांडर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे सरकार सही तरीके से कामकाज नहीं कर पा रही है। पेजेश्किन का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील आखिरी चरण में है। अपनी चिट्ठी में पेजेश्किन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान का पूरा प्रशासनिक ढांचा अब अपने आधिकारिक और कानूनी रास्तों से पूरी तरह से भटक चुका है। देश के बड़े और बेहद अहम नीतिगत फैसलों से राष्ट्रपति और उनकी चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है और IRGC के अंदर मौजूद चरमपंथी गुटों ने देश के तमाम मामलों को अपने हाथों में ले लिया है। पिछले कई महीनों से ईरान में सरकार और आर्मी के बीच अंदर ही अंदर एक तनाव चल रहा है। IRGC ने धीरे धीरे राष्ट्रपति पद के कई अधिकारों को छीन लिया। पेजेश्किन की सरकार एक कार्यकारी और राजनीतिक गतिरोध में बुरी तरह से फंस चुकी है। इसकी वजह से सरकार न तो अपनी पसंद से कैबिनेट के ढांचे में कोई बदलाव कर पा रही है और न ही अमेरिका के साथ किसी डील को आगे बढ़ा पा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि मुज्तबा खामनेई ने इस्तीफे को मंजूर किया है या नहीं, लेकिन पेजेश्किन के इस्तीफे की पेशकश से ईरान की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा भूचाल सा आ गया है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एक खत लिखा है सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को और इस खत में उन्होंने IRGC पर गंभीर आरोप लगाया है। वो आरोप ये हैं कि प्रशासनिक तंत्र पर अब IRGC के कमांडर्स का कंट्रोल है और चुनी हुई सरकार कोई भी प्रशासनिक काम कर नहीं पा रही है पूरी आज़ादी के साथ जो उसे हासिल होनी चाहिए। और यही वजह है कि जो पीस डील में जिस तरीके से काम होना चाहिए वो भी नहीं कर पा रही उनकी सरकार और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अपनी चिट्ठी में पेजेश्किन ने कहा है कि ईरान का पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है वो आधिकारिक और कानूनी रास्तों से भटक चुका है। जो बड़े नीतिगत फैसले हैं वो राष्ट्रपति और उनकी चुनी हुई सरकार नहीं कर पा रही है। IRGC के साथ प्रशासन का जब से लड़ाई शुरू हुई उसके बाद से एक तरीके का तनाव की बात बार बार कही गई। पिछले कई महीनों से ईरान में सरकार और आर्मी के बीच एक तरीके का तनाव है। IRGC ने धीरे धीरे राष्ट्रपति के अधिकारों को छीन लिया है, ऐसा पेजेश्किन कह रहे हैं। पेजेश्किन की सरकार उसी वजह से पेजेश्किन ने इस्तीफा दिया। हालांकि भी ये साफ नहीं है कि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं। आज सुबह की एक और बड़ी खबर, CBSE आज एक बार फिर से 12वीं के छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन प्रक्रिया की शुरुआत कर रही है। आज CBSE का पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और छात्र नई व्यवस्था के तहत री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि अभी भी छात्र री इवैल्यूएशन करवा पाएंगे जिन्होंने पहले अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी हासिल कर ली है। पहले ये प्रोसेस 29 मई से शुरू होना था, लेकिन CBSE ने उस वक्त इसे टाल दिया और आज इसे फिर से दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही CBSE ने उन हैकर्स का आभार जताया जिन्होंने CBSE के पोर्टल में खामियां निकाली। CBSE ने कहा कि उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम लगातार इस पर काम कर रही है और CBSE ने एक बयान जारी करके बताया कि बोर्ड सर्विस प्रोवाइडर के ऑन मार्क पोर्टल में मौजूद खामियों पर अब करीब से नजर रख रही है। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट और IITs से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एक एक्सपर्ट टीम को सिस्टम को और मजबूत बनाने पर काम करने के लिए कहा गया। CBSE का दावा है कि पोर्टल को ठीक कर लिया गया और साथ ही और जांच भी चल रही है। आज से CBSE की अग्नि परीक्षा। आज से री इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन। आज एक बार फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाखों छात्रों की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। जो बोर्ड परीक्षा लेता है वही सवालों के घेरे में है और इसकी वजह है टेक्निकल नाकामी और प्लानिंग में लापरवाही।
बोर्ड की खामियों की पोल खुद छात्रों ने खोली तो एक्शन शुरू हुआ। सीबीएसई और एजुकेशन मंत्रालय दोनों एक्टिव हुए, जिसके बाद आज से 12वीं के छात्रों के लिए री एवेल्युएशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले ये 29 मई की तारीख तय थी, लेकिन अब इसे आज से शुरू किया जा रहा है। सीबीएसई की नई व्यवस्था के तहत वही छात्र री एवेल्युएशन के लिए आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पहले अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी हासिल की है। स्कैन कॉपी देखने के बाद छात्र तय कर सकेंगे कि उन्हें किन सवालों में दोबारा जांच की जरूरत महसूस हो रही है। एक नया टैब खोलेंगे और अगर हम यहाँ पे सीबीएसई रिवैल्यूएशन 2026 डालते हैं तो पहले ही आपको वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आज से आप दोबारा रिवैल्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्हें ये लग रहा था कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है या फिर उनके नंबर कम आए हैं, स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर कम रह गए हैं, वो क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका था, एक लिमिटेड पीरियड था रिवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाखों की संख्या में 4 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया कि उनको रीवैल्यूएशन प्रोसेस चाहिए। साइट क्रैश कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से वेबसाइट को खोला गया है स्टूडेंट्स के लिए और आप देखिए कि फिलहाल जो वेबसाइट है वो काम कर रही है। आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपका रजिस्टर नहीं है लॉगिन से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर किसी छात्र को लॉगिन करना है तो केवल उसको अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है और जिस सब्जेक्ट की उसे कॉपी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करनी है उसे सेलेक्ट कर सकता है। पहले 700 रुपये चार्जेस होते थे, अब उसे कम कर दिया गया है, 100 रुपये पर कॉपी पर सब्जेक्ट इसके चार्ज रखे गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर आप पर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो उन पैसों को रिफंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन सीबीएसई दोबारा इस प्रोसेस को सही कैसे करेगा, ये बच्चों के मन में एक सवाल बना हुआ है। बोर्ड का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद छात्रों को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था देना है ताकि वो अपनी कॉपी खुद देखकर फैसला ले सकें। सीबीएसई के सिस्टम ने छात्रोरों की टेंशन बढ़ा दी है। इसी वजह से स्कैन कॉपी मांगने वाले छात्रों की तादाद बढ़ गई है। सीबीएसई के मुताबिक परीक्षा में शामिल हुए 17,68,968 छात्रों में से 4,04,319 छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया, जो कुल छात्रों का करीब 23% है। सीबीएसई की गड़बड़ियों की सारी पोल खुद छात्रों ने ही खोली है। पहले एक छात्र ने बताया था कि कैसे उसे गलत आंसर शीट भेजी। उसके बाद छात्रों ने सीबीएसई के उस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए जिसमें बोर्ड ने कहा था कि सारी कॉपियां स्कैन की गई हैं। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें जो स्कैन कॉपी मिली है उसमें तस्वीर धुंधली दिखाई दे रही है। वहीं कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी पूरी आंसर शीट ही नहीं दिख रही या कुछ पेज गायब हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने आरोप लगाया कि बोर्ड का सिस्टम फूल प्रूफ ही नहीं है। कोई भी शख्स छात्रों की आंसर शीट आसानी से देख सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये कॉपियां इसका प्रमाण हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि सीबीएसई ने अपने अमेजन वेब सर्विस AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट को ठीक से सिक्योर नहीं किया है। बिना किसी अथॉरिटिकेशन के डेटा एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कैन की हुई आंसर शीट को डाउनलोड कर सकता है। कई संस्थान एक ही बकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। बोर्ड ने दावा किया था कि कॉपियों को प्रॉपर हाई क्वालिटी स्कैनर से स्कैन किया गया है, लेकिन सार्वजनिक हुई कॉपियों की ड्रॉप शेडो यानी परछाई और मुड़े हुए पन्ने साफ दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की चीजें नहीं होती। छात्रों ने पोल खोली, सवाल उठाए तो बोर्ड ने अपनी गलती मानने में देरी नहीं की। सीबीएसई ने बयान जारी करके कहा कि हम अपने सर्विस प्रोवाइडर ऑन मार्क पोर्टल में मौजूद उन कर्मचारियों पर करीब से नजर रख रहे हैं जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सरकार के अलग अलग विभागों और IIT से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एक एक्सपर्ट टीम इन सिस्टम्स को मजबूत बनाने के लिए लगाई गई है। इनमें इन सिस्टम को ज़्यादा सेफ सेटअप पर ले जाना शामिल है। जिन कमजोरियों की पहचान की गई है उन्हें ठीक कर दिया गया है और दूसरी ऐसी कमजोरियों की भी जांच की जा रही है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सीबीएसई ने उन लोगों का आभार जताया है जिन्होंने पोर्टल की खामियों को ढूंढा है। बोर्ड ने एक्स पोस्ट में लिखा,
हम उन सभी जागरूक नागरिकों और एथिकल हैकर्स के आभारी हैं जिन्होंने इन खामियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया। हमने उनमें से कुछ से सीधे संपर्क भी किया है। हम बाकी लोगों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी और जानकारी या सुझाव के लिए हमारी सिक्योरिटी टीम seci-cbsc@nic.in पर संपर्क करें। दरअसल इस साल सीबीएसई ने कॉपी जांच के लिए पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम लागू किया था, जिसके जरिए बच्चों की कॉपी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की गई, आंसर शीट स्कैन करके अपलोड की गई। इसके लिए सीबीएसई ने विशेष पोर्टल बनाया जिस पर अपलोड की हुई आंसर शीट चेक हुई। मार्क्स को पोर्टल ने ऑटोमेटिक जोड़कर नंबर दिए। 18 लाख से ज्यादा बच्चों की 98 लाख कॉपी चेक हुई और सभी आंसर शीट मिलाकर 40 करोड़ कॉपी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लाखों छात्र अपने नंबर देखकर हैरान थे और जब कई छात्रों ने कॉपी मंगवाई तो दिखा कि सही आंसर शीट की कम मार्किंग की गई है। कई सवाल अनचेक्ड हैं तो कई जगहों पर सही आंसर लिखने के बावजूद 0 नंबर मिले हैं। शिक्षा मंत्री भी मान चुके हैं कि पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच आए हैं। पेमेंट गेटवे भी हैक हुआ था, इसलिए स्टूडेंट्स को परेशानी हुई। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। पिछले दिनों में भी लगभग 1.5-2 लाख बच्चे आते थे पूछने के लिए मेरे को रीवैल्यूएशन करना है, रीअसेस करना है। इस बार इसकी संख्या आ गई 4 लाख। 4 लाख संख्या जब आई, जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई। इसी कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई। उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई। इसके कारण 3 दिन की 4 दिन के कमोशन हुई, ओह बहुत शुरू हो गई। ये अभी वो सेटरेट हो गया। लगभग अभी 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी 11 लाख से ज्यादा आंसर शीट ले चुके हैं। देश की जो अच्छे एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर बनाने सरकारी व्यवस्था है, हमने सार्टिन को इन्वॉल्व किया है। हमने जो सीबीआई की, आईबी की जो साइबर एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इस बार थोड़ा हैकिंग हुई, हमारी जब पेमेंट गेटवे काम किया उसको थोड़ा हैक करके, विदेशों से हैक हुई, हैक करके उसको तोड़ने की काम किया गया। सब ना हो, हमने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म कर रहे हैं पोर्टल में। 4 PSU बैंक को, पिछली बार 1 PSU बैंक, एक बैंक था, इस बार हम 4 PSU बैंक को काम किए। SBI, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कि इनकी भी कल सफल प्रयोग हो गया। बच्चों के साथ एक ट्रायल रन हो गया है। पेमेंट गेटवे पक्का काम करेगा। आज से स्टूडेंट री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर लाखों बच्चों की समस्या कब तक सॉल्व होती है और सीबीएसई आगे क्या सुधार करता है। कर्नाटक में सीएम पद की शपथ से पहले डीके शिव कुमार की नई कैबिनेट को लेकर बेंगलुरु से दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस आलाकमान डीके की टीम में 4 डिप्टी सीएम रखना चाहती है, लेकिन डीके शिव कुमार इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में सरकार का चेहरा बदलने के बाद नई कैबिनेट और डिप्टी सीएम पर चर्चा को लेकर आज डीके शिव कुमार दिल्ली आ रहे हैं। पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। खबर है कि 3 जून को होने वाली शपथ में सीएम डीके शिव कुमार के साथ 9 से 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बाकी बचे मंत्रियों को लेकर राज्यसभा चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कर्नाटक में सत्ता का चेहरा बदले जाने और सीएलपी लीडर के चुनाव के बाद मनोनीत सीएम डीके शिव कुमार आज पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं एक तरफ बेंगलुरु में 3 जून की शपथ की तैयारी जारी है। इस बीच डीके से मिलने और उनको मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी को लेकर शुभकामनाओं का दौर भी जारी है। बेंगलुरु में संतों के एक समूह ने कर्नाटक के मनोनीत सीएम डीके शिव कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने मनोनीत सीएम डीके शिव कुमार से मुलाकात की। सिद्धारमैया के बेटे की भी 3 जून को सीएम के साथ शपथ लेने की चर्चा है। अपने शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली पहुंचे डीके शिव कुमार ने सीएम पद के लिए पार्टी के फैसले को अपने समर्पण का इनाम करार दिया। Since we are not able to accommodate our leaders and Rajbhavan, so we are there will be a live stream from here itself. Whatever is going on in Rajbhavan, also all our workers and our leaders see from here also. So to see the leader and on this great occasion of this Bhumi Puja, we are inviting, and I am inviting all the other religious heads also to be a part of this event. So will there be other people taking oath along with you as ministers? That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done. I don't want to comment on that.
आज डीके शिव कुमार दिल्ली आ रहे हैं तो पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। अब डीके के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पसंद की कैबिनेट चुनने और डिप्टी सीएम को लेकर हाईकमान को मनाने की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डीके शिव कुमार राज्य में डिप्टी सीएम बनाए जाने के पक्ष में नहीं है, जबकि आलाकमान डीके के साथ 4 डिप्टी सीएम बनाना चाहता है। कर्नाटक की नई कैबिनेट के लिए आलाकमान ने डीके शिव कुमार से लिस्ट मांगी है। चर्चा है कि पुरानी कैबिनेट के 2 दर्जन से ज्यादा चेहरों की छुट्टी हो सकती है। ऐसे में 3 जून को डीके शिव कुमार के साथ 9 से 14 के करीब मंत्रियों की शपथ होगी। वहीं कैबिनेट विस्तार राज्यसभा चुनाव के बाद हो सकता है। मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस हाईकमान सिद्धारमैया से भी चर्चा करेगा। कर्नाटक विधानसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से राज्य में 32 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಅಂದ್ರೆ 8 ಮಾಡ್ತಾರೋ 10 ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 15 ದಿವಸ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. आज दिल्ली में डीके शिव कुमार की नई कैबिनेट पर सिद्धारमैया के साथ आलाकमान का मंथन होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर डिप्टी सीएम पर होगा। देखिए, कर्नाटका में बहुत स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है। तो 3 तारीख को 4 बजे राजभवन में डीके शिव कुमार साहब वोट लेंगे। उनके साथ में बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वोट लेंगे। कितने हो सकते हैं कई मिनिस्टर्स? ये हाईकमांड डिसाइड करेगी कितने लेना है, डिप्टी सीएम बनाना है नहीं बनाना है, किसको बनाना है, नए लोगों को लेना है, पुराने लोगों को रखना है, ये सब हाईकमांड तय करेगी। जब डिसाइड होगा उस दिन आपको दिल्ली में ही आपको बताया जाएगा। फॉर्मली देखिए, कर्नाटक तो कास्ट का बेस पॉलिटिक्स चलता है ज्यादा। कास्ट को तो समानता में रखना चाहिए, बैलेंस करना है पहला। दूसरा जो अनुभवी है, जो अच्छे इनका डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता है, अच्छे उनका पिछले कार्यकाल अच्छा वो रहेंगे, और कोई अच्छा रहेंगे तो उसको हाईकमांड चूज करेंगे मंत्रिमंडल में। जो भी है कर्नाटक के लिए, पार्टी के लिए अच्छा काम करने वाले जरूर देखेंगे। 3 जून की शाम 4 बजे से पहले पार्टी आलाकमान आज कैबिनेट की लिस्ट फाइनल कर सकता है। अब देखना होगा कि सिद्धारमैया कैबिनेट के कितने चेहरे डीके की टीम में रिपीट होते हैं। यूपी में 4 साल के बाद नए डीजीपी की नियुक्ति हो गई है। अभी तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के तौर पर काम कर रहे 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर राजीव कृष्ण अब स्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिए गए। स्थायी नियुक्ति के बाद राजीव कृष्ण ने कहा कि अपराध के लिए 0 टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। यूपी में एनकाउंटर को लेकर नए डीजीपी ने साफ किया कि अपराधी जिस भाषा में बात करेंगे उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया को लेकर राजीव कृष्ण ने कहा कि पुलिस बेहद संवेदनशीलता के साथ इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। राजीव कृष्ण जून 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। राजीव कृष्ण की नियुक्ति का आदेश अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने जारी किया। राजीव कृष्ण के पास विजिलेंस डायरेक्टर का भी चार्ज रहेगा। राजीव कृष्ण इस पद पर जून 2029 तक रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे नए डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण्ण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्योहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से वे मनाए जाएं, इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त के अरेंजमेंट। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स पर प्रभावी कार्रवाई हो, जिससे अननेसेसरी जनहानि से बचा जा सके, इसके प्रति कार्रवाई। ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। अपराधी जिस भाषा में बात करता है उत्तर प्रदेश पुलिस उसी भाषा में जवाब भी देती है और उसके लिए पुलिस के हौसले भी बुलंद हैं। तो
मेन चीज ये है कि कानून के दायरे में रहते हुए अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, इस नीति के तहत पुलिस कार्य कर रही है और करती रहेगी। सोशल मीडिया अब एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है कम्युनिकेशन का। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ कई सारी बातें कही जाती हैं, कुछ बातें गैर जिम्मेदारी से भी कही जाती हैं। उनको और उनसे पड़ने वाले प्रभाव को हमारे यहाँ पर विशेष यूनिट्स हैं जो लगातार स्टडी करती हैं। अगर किसी सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी दुरुपयोग किसी अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर मुकदमा कायम होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सीएम मोहन यादव के एक बयान से कांग्रेस आग बबूला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुजालपुर में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अब तक का सबसे तीखा राजनीतिक हमला किया। सीएम ने मंच से जीतू पटवारी को 2 कौड़ी का और रद्दी अध्यक्ष तक कह दिया। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोहन यादव पर पूरी कांग्रेस पार्टी के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने के लिए कहा। मुख्यमंत्री के इस बयान से शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये सारा विवाद जीतू पटवारी के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने सीएम मोहन यादव को अभिनंदन यादव कहा था। इसके बाद मोहन यादव ने जवाब दिया तो बवाल मच गया। कौन कौन जानता है मोहन यादव जी को? जरा हाथ ऊंचे करो। आधे लोग नहीं जानते हो। 2.5 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री बने, आप लोग जानते हो? मोहनलाल अभिनंदन यादव, क्या नाम है उनका? मोहनलाल अभिनंदन। करो अभिनंदन, बजाओ ताली, जोरदार अभिनंदन करो, करो एक बार करो। अरे कर दो मोहन यादव जी का अभिनंदन। कोई भी नहीं करना चाहते, वो तो जब कहते हैं करो जोरदार अभिनंदन, तो मेरे कहने पे एक बार मोहनलाल अभिनंदन यादव का अभिनंदन कर दो। फिर आधे लोगों ने नहीं किया, आप नहीं करना चाहते हैं। सही बात है मोहन भैया, आपने जो बोला, आपका मेरे कहने पे भी मोहनलाल अभिनंदन यादव का अभिनंदन लोग नहीं कर रहे हैं। संकेत को समझो, परिस्थितियों को समझो। विदाई का समय आ गया है। उल्टी गिनती, उल्टी गिनती। 3 चीज मोहन यादव की मास्टरी है, जीनियस है वो इसमें। एक, शराब के ठेकों में, दूसरा सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर में, और तीसरा जमीन कहां महंगी और सस्ती है इसमें। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है, जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे।